मॉडर्नाइजेशन का जो स्कीम थी जिससे हमको बहुत कुछ मदद मिलती थी वो लगभग बंद हो गई। इसे फिर से हम चालू करें तो निश्चित रूप से पुलिस को ज़्यादा इम्प्रूव करने में हमको मदद मिलेगी। हर साल 500 के लगभग आता है, 400-500। इसमें हथियार भी आते हैं और कुछ और बिल्डिंग है, बाकी कामों के लिए वो हमको मिलता है। तो विचार करेंगे क्योंकि सारे राज्यों का एक साथ मिलकर के केवल राजस्थान का ही। इस सरकार ने वैसे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने के बाद पिछले वर्ष 75,000 करोड़ से ज़्यादा की ड्यूटी बढ़ा करके लाभ कमाया और अब इस बार जो और ड्यूटी बढ़ाई है 1 महीने में 3 बार, उससे 1.5 लाख करोड़ का फ़ायदा इस सरकार के खजाने में जाने वाला है। लेकिन जनता को राहत नहीं मिली, तो इसे जो भी समझता है, जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है, इसे समझ रहा है कि जनता के हितों के साथ कुठाराघात है। अनिल शाह साहब, आरोप कांग्रेस का है, कुठाराघात है। मैं समझना चाहूंगा ट्रांसपेरेंसी की बात घोषणा पत्र में की गई थी, यहाँ किस तरह की ट्रांसपेरेंसी बीजेपी बरत रही है? कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, सब चीजें ट्रांसपेरेंट है। कोई छुपा हुआ कोई टैक्स नहीं लगा रही है सरकार, छुपी हुई विकास की बातें नहीं कर रही है। रोज 5 किलोमीटर सड़क अगर राज्य में चाहिए, गांवों को जोड़ने के लिए विकास की बातें हम कर रहे हैं, केवल बिना टैक्स के कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने फंडिंग पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया। जहां 100 रुपए मिलते थे वहां 60 रुपए मिलेंगे, जहां 75 मिलते थे 50 मिलेंगे। सड़क और पेयजल को लेकर पैसा नहीं देंगे मोदी, तो अब क्या करेंगे? सवाल इस बात का है। और टैक्स लगाएंगे? नहीं, केवल टैक्स की जरूरत नहीं है, बहुत सारी डेवलपमेंट के और ही है। राजस्थान में 3 लाख करोड़ अगर पैसा आएगा साल 2 साल 3 साल के अंदर, जैसे यूनिट्स आएंगी, टैक्स कलेक्शन होगा उससे। ऐसी बात नहीं है, केवल एक अकेला रास्ता वो नहीं है, लेकिन रास्ते और के साथ में टैक्स का भी रास्ता है, क्योंकि कलेक्शन इस बार कम हुआ। अब मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि जितनी भी विकास की योजनाएं हो या जन कल्याणकारी योजनाएं आएगी, जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर पैसा चाहिए, सब्सिडी चाहिए, ग्रांट चाहिए। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, पेंशन के अंदर पिछली बार के मुकाबले के अंदर इस बार रेटें बढ़ाई, 3,000 से 4,000 पर मंथ कर दिया। तो पैसा तो हर चीज के लिए चाहिए। जन कल्याणकारी योजना 7वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी करेंगे, 10,000 करोड़ का भार पड़ेगा, तो क्या कैसे मैनेज करेंगे? सवाल इस बात का। यही मैं कह रहा हूँ, कर्मचारी, यही बात, केवल अकेले व्यापारी हो, कर्मचारी हो, क्योंकि अगर अपन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अब तनख्वाहें बढ़ेगी। सबसे बड़ा 80% से ऊपर 85% पैसा जो सरकार एक कलेक्शन करती है वो सैलरी में चला जाता है। इसका कोई किसी के पास इलाज नहीं है। इलाज यही है कि आज अगर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, दूसरे दिन स्ट्राइक किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, ये बहुत बड़ी ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में सभी आपको लग रहा है कि मुश्किल है, मुश्किल हालात है। इसके लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने और मुश्किल तब बढ़ा दी जब फंडिंग पैटर्न बदल दिया गया। तो दर्शक हैं, उनसे बात करते हुए कोठारी साहब आपका भी रुख करना चाहूंगा। देवेश जी बूंदी से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले देवेश जी आपके पास में आ रहा हूँ, नमस्कार, बताइए। अजी साहब, ये इतने टैक्स बढ़ा दिए जी, पर चाहे ये हर जगह टैक्स बढ़ा रहे हैं। इसमें पेट्रोलियम में बढ़ा दिया, बिजली में बढ़ा दिया, पानी के भाव दुगने कर दिए, पर सुविधा के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। आज भी शहरों में, गांव में लाइन गटर में उगी जा रही है। सुविधा भी नहीं बढ़ी, पैसा बढ़ गया। जनता तो यही जानना चाहती है। खालिद कुरैशी साहब आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों का अगर मान लिया सरकार टैक्स बढ़ाती है तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाती है जी, लेकिन उन लोगों का है जो हमारे जैसे है, छोटा छोटा व्यापार करते हैं, छोटी मजदूरी करते हैं, अपने छोटा अपना रोजगार अपना कुछ बेच के या कुछ ले दे के काम करते हैं, उनका क्या, जिनके पास रोजगार के लिए कोई आम आदमी की तो हालात जस की तस है, उनका नहीं बदला कुछ, यही कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कुरैशी साहब। जयसिंह कोठारी साहब, क्या समझा जाए? एक तरफ तो मुश्किल में सरकार है, राजस्व नहीं है, योजनाएं सामने हैं, और दूसरी तरफ जो हालात हैं उसमें आम आदमी पसोपेश में है। लगता है कमर पर बोझ बढ़ता जाएगा। सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। नहीं, वो तो बीच का रास्ता, ऊपर का रास्ता, नीचे का रास्ता कैसे निकलेंगे वो तो समय बताएगा। पर मेरा ये मानना है कि हम ऐसे नए ज़माने में प्रवेश कर चुके हैं जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी पे काम करना आना चाहिए। जब सब समस्या आ जाए उसके बाद में आप रिएक्ट करो, वो ज़माना नहीं है। प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा अभी RSCB का 60,000 करोड़ का घाटा सरकार को लेना पड़ा, और वो अब आप देखिए, आप इंजीनियरों के वो जहाँ पे चोरी हो रही है, उनकी तनख्वाहें रुक रही है, ये काम 5 साल पहले 7 साल पहले भी हो सकता था। ठीक इसी तरह भी रोडवेज के लिए कुछ अखबारों में था अभी थोड़े दिन पहले कि 30 करोड़ रुपया महीना तनख्वाह बांटने के लिए सरकार दे रही है। तो आप इतना बड़ा रोडवेज है, अगर उसको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना सकते, और एक प्राइवेट ऑपरेटर है वो 5 बसें चला के कमाई कर सकता है या दाल रोटी खा सकता है,
तो फिर आप क्या है, तो उस प्रोबेबिलिटी पे काम करना आना चाहिए कि रोडवेज को सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जाए जी। ये जब तक अप्रोच नहीं आएगी तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम है। आज ये तो एक अकेला आप ये कर रहे हो, अभी तो रेवेन्यू मान लीजिए इससे और 20% कम हो जाएगी सरकार की, फिर क्या करेंगे? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, एक ये समय ऐसा है जब अर्थशास्त्री के इसमें नाते आप क्या कहना कैपिटलिज्म चाहिए? का जब मूड बदलता है, रास्ता बदलता है, तो वो आपको ऐसे रुलाता है कि आप उसको सोच नहीं सकते उसके एंड को आप। तो उसकी तैयारी, अब 10,000 करोड़ रुपया अगर कर्मचारियों को देना, व्हाट फॉर? क्या उनकी इफिशियंसी है? भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ा हुआ है? कोई ये भी तो सवाल करे आप कि उनको किस बात का आप 10,000 करोड़ रुपया देना चाहते हैं? तो जब तक हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की, जैसे उन्होंने कहा कि एजुकेशन नहीं होता है, जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर तो वही है, वो राम राज्य वाली बात है कि जो लूटो खाओ वाली योजना है, जैसे चलता है चलता रहेगा। चलिए गुप्ता साहब आपके पास भी आता हूं। रुचि जी टोंक से जुड़ी हैं और कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रुचि जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे आज के मुद्दे पर? सर ये मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, सरकार ये टैक्स बढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, मगर सरकारी कर्मचारियों का तो बढ़ा देती है, गरीब आदमियों का मरना हो जाता है। गरीब क्या करेगा? गरीब क्या करेगा? गरीब इतनी महंगाई हो जाती है, आज 100 रुपए कमाने वाला आदमी भी अपने घर में पेट भर लेगा क्या? चलिए मैं जरूर इस पर भी बात करूंगा अनिल शाह साहब से। उससे पहले कृष्णा कोरानी जी हैं। नमस्कार सर। पारिक साहब नमस्कार। बताएं सर। पारिक साहब मेरे 2 सवाल रहेंगे और दोनों सवाल आपको सुनने पड़ेंगे। कल भी आपने मेरा सवाल पूरा नहीं सुन पाया और आपने बीच में मेरी लाइन कटवा दी। जी जी बताएं सर, मैं पूरा सुनूंगा आपको। हाँ पारिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये भी गवर्नमेंट, केंद्रीय और राज्य सरकार जो राजस्व बढ़ा रही है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने आम जनता के लिए पहले ही खून पिलाने वाले काम किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, पारिक साहब अभी गुप्ता जी एक बात कह रहे थे कि मंडियों में जो टैक्स है या दुनिया भर की जो टैक्स की चोरी हो रही है, तो पारिक साहब उसमें तो बीच बिचौलियां हैं, उनके ऊपर लगाम कसो। गरीब आदमी के ऊपर लगाम कसने से क्या फायदा मिलेगा? आम आदमी के तो वही विचार है जो सरकार पे, जो पहले ही उन्होंने इतना भारी बहुमत देके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिताया, उनकी आंखों में तो फिर कृष्णा जी दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल पारिक साहब मेरा ये रहेगा, जो आम नागरिक जो है आज इनके पहले रोजगार के लिए तो सोचते हैं, इनके रोजगार के लिए तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है, और उसके ऊपर अगर आप टैक्स के बाहर डाल देंगे, खर्च बढ़ा दिया, लेकिन आमद कैसे होगी, सवाल इसी बात का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एवी चौधरी जी कोटा से, नमस्कार। नमस्ते। बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? सर इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं सोचा, और गरीब इन्हें वो जवाब देंगे, क्योंकि कांग्रेस को जो जवाब दिया ना करारा, वो यही था। इनको कुछ सोचना तो पड़ेगा ना, गरीबों को बचा करके जो पूंजीपति है उन लोगों के ऊपर लगाम कसे ना, उनके ऊपर टैक्स लगाए ना ये लोग जो लगाते हैं। अब गरीबों के ऊपर वेट बढ़ा तो सब चीजें महंगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबूलाल जी, आपको लगता है क्या सुझाव? आज मैं पहले जानना चाहूंगा, आज जब आप मुख्यमंत्री के साथ टैक्स एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में थे तो कुछ सुझाव दिया होगा, क्योंकि महंगाई की बात भी आपने उठाई। नहीं देखिए, पहले तो मैं माननीय सीए साहब जो बता रहे थे कि पारदर्शिता और पहले आपके यहीं आप ही विरोध करोगे, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ इस पटल के माध्यम से कि 3 लोग हैं, एक व्यापारी है, एक अधिकारी है और तीसरा है उसमें बीच में उपभोक्ता। अब व्यापारी कहता है कि ये टैक्स इवेजन हो रहा है, तो जो ईमानदार व्यापारी है वो दूर हट जाता है। जैसे चीनी में मंडी में कोई चीनी की सेल नहीं होती, चीनी मंडी के बाहर हो रही है। नंबर 2 फिर आता है अधिकारी। अभी अभी एक स्कीम उन्होंने जारी की कि ऑडिट और स्क्रूटनी, दुकान पे जाएगा, उसको सिर्फ इतना करना है कि 12, 13, 13, 14 का कागज के क्या है बता दे भाई, इसमें क्या कमी है वो तू शामिल कर दे। पर वो जाने के बजाय वहाँ करेगा तेरी कैश बुक बता, तेरे कैश में इस कैश बुक का टोटल नहीं लगाया तूने, तेरे ये स्टॉक नहीं है, बाहर किसान का माल पड़ा हुआ है, और वो फिर आप कहना चाह रहे हैं कि राजस्व में कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है, फिर नजराना और शुक्राना, अफसरों को टाइट करना होगा, फिर नजराना और शुक्राना की बात आ जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर तीनों नहीं संभलेंगे तो कुल मिलाकर के गाज वहां की वहीं गिरती है। आपकी बातों का मतलब ये समझो जो जयसिंह कोठारी साहब ने कहा, भ्रष्टाचार को कंट्रोल कीजिए, आधी समस्या हल हो जाएगी। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के बगैर कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, आज कर लें कल कर लें। और जहां तक अब प्रश्न है आज एडवाइजरी कमेटी का, एडवाइजरी कमेटी में कई सारे सुझाव आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदया यही कह रही थी कि
आप टैक्स को मैं कैसे बढ़ाऊं और आय कैसे डेवलप हो, इसके बारे में मैंने सुझाव दीजिए। पर लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। कुछ कह रहे थे रोडें ठीक होनी चाहिए, कुछ कह रहे थे माइंस में कुछ दिक्कतें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में टैक्स बढ़ाने पर क्या सबकी सहमति थी? टैक्स बढ़ाने में सहमति तो नहीं, पर कुछ कुछ लोग अपने अपने विचार दे रहे थे। कुछ लोग दे रहे थे कि साहब इसमें भी आप ये रास्ता खोज सकती हैं, इसमें भी ये रास्ता खोज मतलब सकती लोग हैं। ये तो नहीं चाहते कि टैक्स का जो बोझ है, अब बजट जब 8 मार्च को मुख्यमंत्री राजस्थान का पेश करेंगे तब कहीं बोझ पड़े। इंद्रोजा जी बीकानेर से हैं। नमस्कार ओझा साहब, आपकी राय क्या है? नमस्कार अश्विनी जी। जी सर। पारिक साहब, सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल सर। पारिक साहब, देखिए जो आज की डिबेट चल रही है, मैं इसमें इस मामले में केंद्र सरकार की कहीं गलती नहीं मान रहा हूँ। जी, जो भी राज्य सरकार रही, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट है चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, इन्होंने कभी आज तक इनके जो लीडर है, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि ये आंख मूंद के कर्ज लेते रहे और राजस्थान पे इतना भारी भरकम कर्ज खड़ा कर दिया। एक को भी कभी चिंता नहीं हुई कि ये कर्ज उतरेगा कैसे, ये आखिर में उतरेगा कैसे। पारिक साहब, मुझे एक बताइए कि कर्ज लेके विकास करना ये कौन सा न्याय है, कौन सा अच्छी बात है? हम कर्ज के बोझ के तले इस जनता को दबा रहे हैं। आज गरीब आदमी की जो टैक्स बढ़ेगा, पारिक साहब, गरीब आदमी का जीना ऐसे ही आराम होना है। उसके घर में, गरीब के घर में आप जाके हकीकत में देखोगे तो उसके बच्चों को परेशानी है। बिल्कुल ओझा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णकांत जी नागौर से, नमस्कार सर। पारिक साहब नमस्ते। बताएं सर। ये आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं लगा दी, तो वसुंधरा जी के ऊपर कर तो लगेगा ही। मैडम बेचारी क्या करे जी, सब कुछ फ्री कर दिया, 500 रुपए फ्री, और नरेगा ऊपर से। आज नरेगा बंद हो जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम तो ऐसे ही कम हो जाएगा और इंडिया शाइनिंग ऐसे हो जाएगा। चलिए, सरकारी योजनाओं की बात आ रही है। मैं सुशील आसोपा साहब आपके पास आना चाह रहा था। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के बाद मैं तुरंत लौट रहा हूँ आपके पास। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हालात सवारे कैसे जाए। हिंदुस्तान में कहीं सरकार दिख रही है क्या आपको? मुझे तो अखबार में महंगाई दिखती है, सरकार तो दिखती नहीं है। तो कहीं है ही नहीं। तो लोकतंत्र की हत्या है। जो जनादेश दिया था उनके साथ जो है, उनके सीने पे चढ़ के जनता ने जो है राजस्थान में इनको प्रचंड बहुमत दिया, दिल्ली में दिया। ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको विदेशों में घूमने के अलावा ये कोई महंगाई से कोई इनको ताल्लुक नहीं है। अब इनको काम करना भारी पड़ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, कोशिश ये कर रहा है कि सीधे तरीके से कैसे हम पैसा अर्जित कर लें। उसके लिए ये इस तरीके के वेट वगैरह ये सब लागू कर रहे हैं और ये जनता के ऊपर बाहर डाल के जनता की जेब से पैसा निकालना चाहते हैं। जबकि इनको नीतियाँ बनानी चाहिए, नीतियाँ बना के उसमें से पैसा निकालना चाहिए। वो इनके पास ना तो इनके पास कैपेसिटी है, ना इनके पास वो काबिलियत है। इनके पास काबिलियत ही नहीं है, ये कहाँ से निकालेंगे? इनके पास वो लोग ही नहीं है जो नीतियाँ बनाते हैं। ये सारे इनके विधायक, इनके मंत्री है, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री सब बातों के राजा हैं। बातों से देश को चलाना चाहते हैं। बातों से देश नहीं चलेगा, नीतियों से देश चलता है।